जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदशरथ त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं कंपनीज अकाउंटिंग या ऐसे कहें कंपनी लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने आपको दिया था जिसमें ये बताया था कि कंपनी क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फिर मैंने कहा था हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इससे पहले मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के वीडियोस मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के डिटेल में वहां पर सारी ही वीडियोस को देख सकते हैं और पूरी की पूरी बुक को मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ मुझे वीडियोस और ऐड करने हैं, कुछ टॉपिक्स मेरे रह गए हैं उसमें। बाकी मेरा प्रयास है कि मैं अपनी पूरी प्लेलिस्ट जो है वो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट दूंगा एकदम, मतलब पूरी की पूरी किताब को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी वीडियो स्किप नहीं करूंगा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूंगा। सारे ही टॉपिक की डिटेल में स्टडी यहाँ पर हमारे चैनल पे कराई जाती है। तो अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं इसमें टाइप्स ऑफ कंपनीज की, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। आई होप आपको आज बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। यहाँ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कंपनी कितने प्रकार की होती हैं और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो फिर आने वाले एग्जाम में जो लखनऊ यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर में कंपनीज अकाउंटिंग है वहां पर इसका पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो मैं इस वीडियो को कुछ ऐसा डिजाइन करने वाला हूं कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में समझ सकेंगे और मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा कि कॉन्सेप्शनल तरीके से उसी थ्योरी से हम लोग कैसे बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं। तो बात अगर कंपनियों के प्रकार की जाएगी तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक होता है स्टैट्यूटरी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी। फिर उसके बाद में अगर और आगे थोड़ा चलें तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, लार्ज कंपनी। ये अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत, फिर आगे और इसको थोड़ा विस्तृत करेंगे चल के, वो मैं आपको ओरल बता दूंगा। कुल मिलाकर अभी मैं 8 पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने और बहुत ही डिटेल में एकदम इनको समझिएगा और माइंड को ओपन रखिएगा और कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग को खुला रखिएगा, आंखों को वीडियो के पर बनाए रखिएगा और कानों को अपने तीव्र रखिएगा थोड़ा सुनने के लिए, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो चलिए भैया देखते हैं चल के, ये 8 तरीके की कंपनी मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी की, जिसको कहा जाता है वैधानिक कंपनी। और आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बताऊंगा आपको कारपोरेशन क्या होता है, तो इसी को कहा जाता है कारपोरेट। कारपोरेट जो कंपनीज हैं वो यही होती हैं और कुछ नहीं होता है। इसको कारपोरेट कंपनीज कहा जाता है या फिर इसको हम लोग कहते हैं कॉरपोरेशन। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, कॉरपोरेशन, है ना। मैंने उधर बताया था आपको कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कहूंगा इसको कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ को या कंपनीज अकाउंटिंग को एक ही बात होती है। और तो देखो ये होती है स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी का जो सेक्शन है वो कौन सा है? 2 सब सेक्शन 72। सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पूछा जाता, लेकिन मैंने आपको बता रखा है क्योंकि मैं आपको बोल रहा था मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टैट्यूटरी कंपनी देखते हैं भैया क्या होती है। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब है ऐसी कंपनी जिसको कंपनी एक्ट के तहत नहीं बनाया गया, बल्कि भारत की संसद में एक विशेष अधिनियम पारित करके इसका निर्माण किया गया है। तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है कारपोरेशन। इसको क्या कहेंगे? ये निगम कहलाएगी, ना कि कंपनी। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूं, निर्माण के आधार पर निगम और कंपनी अलग अलग है, लेकिन जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो निगम और कंपनीज की अकाउंटिंग सेम है। ओके, तो भैया ध्यान दीजिएगा, कंपनी और कॉरपोरेशन के डिफरेंस जान लीजिएगा। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के तहत होता है, जबकि निगम का निर्माण भारत की संसद में एक विशेष अधिनियम पारित करके इसका निर्माण किया जाता है। अब फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि जो कंपनी होती है उसमें और जो स्टैट्यूटरी कंपनी है जिसको वैधानिक कंपनी कहते हैं, इसमें जो कंट्रोल है उसके आधार पर क्या डिफरेंस है? तो कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो कंपनी लॉ का लागू होते हैं नियम, और जो कंपनी रजिस्ट्रार होता है उसके इसके ऊपर निर्देश लागू होते हैं। जबकि जो आपका स्टैट्यूटरी कंपनी है इसके ऊपर भारत की संसद का कंट्रोल रहता है
और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जिसको कैग कहा जाता है, तो ये इस पर जो इस नियंत्रण स्थापित करता है। अगर आगे बात करी जाए तो कंपनीज को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना अनिवार्य होता है। आर्टिकल रखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम अनिवार्य रूप से रखना होता है, जबकि स्टेशनरी कंपनी को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रखने होते हैं। कंपनी अपने नाम के सामने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज करती है, जबकि कॉर्पोरेशन अपने नाम के सामने ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं करता है। जो कंपनी है ये प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर की हो सकती है, लेकिन जो कॉर्पोरेशन है ये केवल और केवल पब्लिक सेक्टर ही होता है, मतलब ये गवर्नमेंट के ही अंडरटेकिंग होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल भी नहीं जा सकता है। तो ये डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, ये डिफरेंस होता है कंपनीज और कॉर्पोरेशन में। बात क्लियर है? तो भैया यहां हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन का मतलब है एक ऐसी कंपनी जिसका निर्माण संसद में विशेष अधिनियम पारित करके किया गया है, जिस पर भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का नियंत्रण होता है, जिसको अपने नाम के सामने प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड शब्द लगाना अनिवार्य नहीं होता है, जिसको अपने पास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखना अनिवार्य नहीं होता है। तो वो होती है हमारी स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे आरबीआई एक्ट है आपका कौन सा 1934, LIC है ना 1956, ये सब क्या है? ये कारपोरेशन है। बात क्लियर है? ये कंपनी नहीं है, ये कारपोरेशन है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी कॉर्पोरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक ही होती है। चलो आगे चलते हैं। तो स्टैट्यूटरी कंपनी क्लियर हो गया, ओके। गवर्नमेंट कंपनी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। गवर्नमेंट ये भी पूछा जाता है, ऐसी कंपनी जिसका निर्माण संसद में होता है। स्टैट्यूटरी कंपनी का निर्माण कहां होता है? संसद में होता है, विशेष अधिनियम पारित करके, सामान्य अधिनियम पारित करके, विशेष अधिनियम पारित करके, दोनों अधिनियम पारित करके, नन ऑफ दीज। तो विशेष स्पेसिफिक रिजोल्यूशन होता है जब आपका कोई भी इस तरीके का कंपनी का निर्माण किया जा रहा होता है तब। तो चलो गवर्नमेंट कंपनी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या हुआ भाई? अरे ऐसी कंपनी जिसमें 51% की शेयर होल्डिंग, 51% की शेयर होल्डिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की है या फिर दोनों की है, ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। बात क्लियर हो गई यार? गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या है? ऐसी कंपनी जिसके 51% और मोर शेयर्स किसके पास हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हैं या दोनों के पास संयुक्त रूप से हैं। तो फिर ये कंपनी कौन बन गई? ये कंपनी बन गई आपकी गवर्नमेंट कंपनी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि गवर्नमेंट कंपनी कौन है? पहला ऑप्शन होगा ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर्स स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो बच्चे क्या करते? पहला वाला मिला सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ लो ठीक हो गया, या स्टेट गवर्नमेंट, हाँ ठीक हो गया। नहीं, सी वाला ऑप्शन इसमें ज्यादा सही मिलता है, जहां पर ए एंड बी बोथ लिखा होता है। मतलब चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, चाहे दोनों को मिला करके हो, किसी के पास 26%, किसी के पास 25%, तो भी कुल मिलाकर के तो गवर्नमेंट के पास है ना 51%। गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा भाई। कोई भी रेजोल्यूशन आएगा तो उस पर 51% शेयर होल्डर्स अपना मत जिधर दे देंगे, वही नियम पारित हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? तो ऐसी कंपनी जिसके 51% या इससे ज्यादा के शेयर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, उसको कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। बात क्लियर हो रही है? आगे चलें। पब्लिक कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, जिसके सदस्यों की मिनिमम संख्या 7 है और अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसी सब की सब कंपनीज पब्लिक जो अपना प्रोस्पेक्टस पब्लिकली इशू कर सकती है, जो अपने शेयर्स पब्लिकली इशू कर सकती है, जो अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अरेंज करती है, ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाता है। पब्लिक कंपनी मतलब जो पूरी जनता चाहे जो आए खुले हाथ से स्वागत करते हैं, आओ भाई स्वागत है आपका, ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? पब्लिक कंपनी कहेंगे। इनके शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ए ने खरीदा, बी को बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेचो भाई, को बेचो कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक को बेच सकते, जी हाँ पब्लिक को बेच सकते हैं। ओके, ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? पब्लिक कंपनी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 और तीनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15। ओके, यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, यहां पर 2, यहां पर 1 और मैक्सिमम की बात करी जाए तो यहां पर सब कहीं मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं।
बात क्लियर है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपनी का डायरेक्टर होने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? कंपनी का शेयर होल्डर होना। कंपनी का डायरेक्टर वही हो सकता है जो कंपनी का शेयर होल्डर हो। अगर आपने कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद रखे हैं तो आप कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। तो कंपनी का डायरेक्टर होने के लिए क्या जरूरी है? आपसे पूछ रहा हूं भाई, क्या जरूरी है? कंपनी का डायरेक्टर होने के लिए कंपनी का शेयर होल्डर होना अनिवार्य है। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 20। कितनी कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है? 20। कितनी? अधिकतम? जी हाँ, अधिकतम। एक व्यक्ति अधिकतम 20 कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है। बदल दे क्वेश्चन, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी पब्लिक कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है? तो फिर क्या कहेंगे? 10। कितनी कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है? तो 20। लेकिन कितनी पब्लिक कंपनीज का डायरेक्टर हो सकता है? तो 10 हो जाएगा। मतलब प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलाकर के वो कितना हो सकता है? 20। अच्छा, डायरेक्टर कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं, पार्ट टाइम डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर। एक ऐसा डायरेक्टर जो अपना पूरा समय आपको देता है, और एक ऐसा डायरेक्टर जो अपना कुछ समय, स्पेसिफिक समय, टाइम टू टाइम आपके पास आता है और अपनी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कराता है, उसको कहते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर। जो पूरा समय दे रहा है उसको होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? डायरेक्टर समझ में आ गए? यहाँ पर 3 मिनिमम, यहाँ पर 2 मिनिमम, यहाँ पर 1 मिनिमम, और तीनों ही जगह मैक्सिमम 15। कंपनी का डायरेक्टर होने के लिए कंपनी का शेयर होल्डर होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। जी हाँ, बिल्कुल। और कंपनी का जो डायरेक्टर है वो कितनी कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है? 20। और कितनी पब्लिक कंपनियों का डायरेक्टर हो सकता है? तो 10। आगे चलें, पब्लिक कंपनी। जब पब्लिक कंपनी में हम और आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक होती है होल्डिंग कंपनी, जिसका सब सेक्शन है 246, सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 287 और फॉरेन कंपनी 242। ओके, पब्लिक कंपनी के अंदर इसको लेके आ रहे हैं। वैसे इसको तो अलग से डिफाइन किया गया है, लेकिन मैं पब्लिक कंपनी के लिए लेके आ रहा हूं क्योंकि फॉरेन कंपनी भी पब्लिक कंपनी के प्रारूप में ही होगी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? ये वैसे तो मैं आपको होल्डिंग कंपनी अकाउंटिंग एएस इसके लिए है आपका एएस 21, तो वहां चलूंगा, होल्डिंग कंपनी का डिटेल में पढ़ाऊंगा चल के। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब बेसिकली मुझे बहुत पसंद है ये चैप्टर पढ़ाना। होल्डिंग कंपनी के लिए तो मुझे इससे कितना भी बुलवा लो, बहुत अच्छा लगता है। होल्डिंग कंपनी का तात्पर्य होता है ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, नियंत्रण मतलब डिसीजन मेकिंग को अपने हाथ में लेने के लिए, अगर दूसरी कंपनी के 50+% शेयर होल्डर्स को एक्वायर कर ले तो ऐसी कंपनी क्या हो जाती है? होल्डिंग कंपनी हो जाती है। ऐसी कंपनी क्या हो जाती है? होल्डिंग कंपनी हो जाती है। बात क्लियर हो रही है? जी हाँ, क्लियर हो रही है। जैसे ए कंपनी है, ये बी कंपनी के ऊपर चाहती है कि इसके यहाँ की जो डिसीजन मेकिंग हो वो भी मैं करूं। मैं क्या करूं? इसके यहाँ की डिसीजन मेकिंग कौन करे? मैं करूं। तो इसके पास में जितने शेयर होल्डर्स हैं, मान लो इसके पास में कितने शेयर होल्डर हैं? शेयर होल्डर्स इसके पास कितने हैं? 100। ये क्या कर रही है? 50%, 51 शेयर होल्डर्स इनके एक्वायर कर ले रही है। तो अब भैया जब कोई रिजोल्यूशन इनके पास होगा तो 51% शेयर किसके हैं? शेयर होल्डर्स इनके हैं। वो हाथ खड़े करेंगे, जो ये कहेंगे वो इसके लिए। तो यहां पर वही डिसीजन होंगे जो ये चाहेंगे। तो जब एक कंपनी के द्वारा किसी दूसरी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित, या ऐसे कह लें उसके डिसीजन मेकिंग पावर को अपने पास लेने के लिए उसके 50% से ज्यादा शेयर अपने पास खरीद लिए जाते हैं, तो ऐसी कंपनी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए गए वो सब्सिडरी कंपनी बन जाती है। ये सहायक कंपनी, ये होल्डिंग कंपनी। ओके, होल्डिंग कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में क्या कहा गया? बहुत पूछा, ये पहले तो पूछा था होल्डिंग कंपनी के लिए एएस क्या है, 21 याद रखना, बहुत पूछा जाता है। फिर पूछता है एएस 20 क्या कहता है होल्डिंग कंपनी को? तो ध्यान रखना, पितृ कंपनी कहता है, पितृ कंपनी कहता है इसको, है ना। पितृ कंपनी पेरेंट्स कंपनी कहता है, ये बाप है इसका, ये माना जाता है ना, जन्म दे रहा है इसको, ऐसा माना जाता है। तो पेरेंट्स कंपनी कहा गया। एएस 21 में होल्डिंग कंपनी को क्या कहा गया है? पेरेंट्स कंपनी कहा गया। ध्यान रखिएगा, बाकी होल्डिंग कंपनी में पढ़ाऊंगा चल के। तो जब एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी में डिसीजन मेकिंग पावर अपने पास लेने के लिए इसके 50% से ज्यादा शेयर्स ले लिए जाएं तो ऐसी कंपनी होल्डिंग कंपनी, और जिसका शेयर ले लिया जाता है वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी कहलाती है। अब मान लो कोई और एक कंपनी है सी, और जो बी कंपनी थी ये इसकी होल्डिंग थी। बी कौन थी? इसकी होल्डिंग थी, लेकिन बी ए की कौन है? सब्सिडरी है। तो आपसे पूछा जाए कि जो सी है ये ए की क्या हो गई? तो ध्यान दीजिएगा, एक होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी होती है। बहुत सब्सिडरी हो गया, नहीं समझ में आया सर जी? फिर से बताइए। अरे यार, कोई होल्डिंग कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी है वो खुद किसी की सब्सिडरी कंपनी है। तो ये जो सब्सिडरी है ना, दास का दास दास होता है।
ओके मतलब अगर आप किसी के सब्सिडरी हैं और वो किसी और की सब्सिडरी है, तो ये दोनों जो कंपनियां हैं आपस में होल्डिंग एंड सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा। जबकि ए ने सी की डिसीजन मेकिंग नहीं ली है, बी की ली है। ओके लेकिन बी ने क्या किया, सी की डिसीजन मेकिंग ली है। तो कुल मिलाकर ए के पास किसकी डिसीजन मेकिंग आ गई, बी और सी दोनों की डिसीजन मेकिंग ए के पास आ गई। इसको कहते हैं होल्डिंग कंपनी का फॉर्मेट। बात क्लियर है जी, सब क्लियर है। बाकी आगे पढ़ाऊंगा चल के, होल्डिंग कंपनी जब पढ़ाऊंगा तब वहां पर बताऊंगा। फॉरेन कंपनी क्या होती है, दो तरह की कंपनी को फॉरेन कंपनी कहेंगे। नंबर एक, ऐसी कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पूर्व के अधिनियम के तहत भारत में रजिस्टर्ड नहीं हुई, ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे, फॉरेन कंपनी कहेंगे। काम कहां कर रही है, भारत में कर रही है, तभी तो विदेशी कंपनी कहेंगे। काम भारत में कर रही है, यहां रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, फॉरेन कंपनी है। हेड ऑफिस इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंपनी। अगर ये हेड ऑफिस इंडिया में है तो यहां रजिस्टर्ड हुई हो या ना रजिस्टर्ड हुई हो, वो हमारी इंडियन कंपनी कही जाएगी, है ना। और मैंने आपको टैक्स में पढ़ाया था चल करके, इसको रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन भैया अगर यहां पर ना तो उसका निर्माण हुआ है ना ही उसका हेड ऑफिस यहां पर है, तो वो कंपनी हो जाती है फॉरेन कंपनी। कोई भी कंपनी हमारे यहाँ व्यापार कर सकती है, इसके लिए उसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 अलाउ करता है कि आओ व्यापार करो, कोई बात नहीं है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसमें 4 रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, वो प्राइवेट कंपनी हो जाती है। कौन कौन, नंबर 1, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं, जी हाँ खरीदे बेचे जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे बेचे जा सकते, फ्रीली नहीं। ओके नंबर 2, पब्लिक कंपनी के शेयर्स पब्लिकली इशू किए जा सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पब्लिकली इशू नहीं किए जा सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज अपने शेयर कैपिटल को अरेंज करने के लिए अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और अपने शेयर होल्डर्स का ही सहारा लेते हैं, पब्लिक में नहीं जा सकते। नंबर 3, पर पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर 7 होते हैं और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर 2 होते हैं। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पर कोई लिमिट नहीं होती, जबकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर ओनली 200 हो सकते हैं। बहुत याद रखना, 4 बातें बताई हैं, बहुत पूछी जाती हैं। ओके 5वीं बात भी सुन लो, पब्लिक कंपनी अपने नाम के सामने लिमिटेड शब्द यूज करती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करती है प्राइवेट कंपनी। तो 5 बातें बता दिया। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, पब्लिकली शेयर इशू नहीं कर सकते, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, अपने नाम के सामने ये लगाते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और अपनी सदस्यों की संख्या न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 तक सीमित करना अनिवार्य होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर क्या होगा, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बदल जाएगी। बहुत सिंपल सा नियम होता है, किसी भी नियम को ना मानो, संख्या 201 हो जाए, पब्लिक कंपनी बन जाओगे फट से, कोई देर नहीं लगेगी। जी हाँ बिल्कुल, ओके बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं 1% कंपनी। भारत में इस बात की भी अनुमति दी गई है कंपनी अधिनियम 2013 से, इससे पहले नहीं था। लेकिन अब क्या कहा गया, एक व्यक्ति भी कंपनी अपनी चला सकता है, मतलब अकेले नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कर सकता है और उसको चला सकता है। लेकिन इसके लिए अनिवार्य क्या होगा कि वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारतीय नागरिक। बहुत ध्यान से सुनो, जो इस वीडियो में बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में बैठोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया, इस वीडियो को देख के चले जाना, कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको इतना बता रहा हूं, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं। पेपर दे के आना, फिर हमको बताना कि कमेंट बॉक्स में अगर 2 क्वेश्चन इस वीडियो से ना मिले तो किसी भी एग्जाम में जाना, कंपटीशन के या फिर एकेडमिक के, मिलेंगे 2 क्वेश्चन। 1% कंपनी कौन कर सकता है, केवल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, फिर वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कोई और रिस्ट्रिक्शन, जी हाँ, इसकी मिनिमम पेडअप कैपिटल 1 लाख और मैक्सिमम पेडअप कैपिटल कितनी, 50 लाख तक हो सकती, इससे ज्यादा की पेडअप कैपिटल नहीं हो सकती है। जी हाँ समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। ओके ये होती है 1% कंपनी। 2 बातें कही गई, इंडियन सिटीजन हो, मिनिमम पेडअप कैपिटल 1 लाख और मैक्सिमम 50 लाख हो, फिर वो 1% कंपनी के तौर पे काम कर सकता है। बात क्लियर, जी हाँ क्लियर हो गया। लार्ज कंपनी स्मॉल कंपनी भी होती है। स्मॉल कंपनी का तात्पर्य वो ये होता है जिसकी पेडअप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम है। अगर किसी कंपनी का पेडअप कैपिटल 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक है, या फिर उसकी जो बिक्री देखा जाए, 2 आधार पे देखा जाता है स्मॉल लार्ज, पेडअप कैपिटल और सेल्स या टर्नओवर के आधार पर। तो पेडअप कैपिटल 2 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ तक हो, और अगर उसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर देखा जाए, वो 5 करोड़ रुपए से लेकर के 20 करोड़ रुपए तक हो, तो ऐसी कंपनी को स्मॉल कंपनी कहा जाता है। इसके ऊपर निकल जाएंगे, लार्ज कंपनी बन जाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज आर देयर।
दो तरीके की कंपनियां यहाँ पर पाई जाती हैं, स्मॉल कंपनी एंड लार्ज कंपनी। स्मॉल कंपनी का मतलब है अगर मैं पेड अप कैपिटल की बात करूं तो 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक, और अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 5 करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक, और अगर इसके ऊपर निकल गए तो लार्ज कंपनी बन जाएंगे। अगर हम लोग लायबिलिटी के आधार पर बात करें कि कंपनी कितने तरीके की होती है, तो लायबिलिटी के आधार पर 3 तरीके की कंपनी होती है। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक होती है गारंटेड लिमिटेड कंपनी। क्या होती है लिमिटेड लायबिलिटी? पिछले वीडियो बता चुका हूं, जहां एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसके द्वारा खरीदे गए शेयर्स तक, उससे ज्यादा की कंपनी उससे डिमांड नहीं कर सकती। मान लो मिस्टर ए ने कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे बिल्कुल निस्तेनाबूद हो जाए, मिस्टर ए से 10,000 रुपए से ज्यादा की डिमांड कंपनी नहीं कर सकती। तो मिस्टर ए की लायबिलिटी क्या हो गई? 10,000 तक लिमिटेड हो गई। इसको क्या कहेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अब मान लो मिस्टर ए कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते समय कहते हैं 10,000 तो मैं दूंगा, लेकिन जब कभी तुम विकट परिस्थितियों में फंसोगे तो 10,000 की मैं गारंटी देता हूं कि उस समय मैं दे दूंगा। तो ऐसी कंपनी को क्या कहा जाता है? गारंटेड लिमिटेड कंपनी। अब इस दशा में मिस्टर ए 20,000 रुपए देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ये गारंटेड लिमिटेड कंपनी है। एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, मान लो मिस्टर ए ने शेयर तो 10,000 के खरीदे थे, लेकिन जब कंपनी डिसॉल्व हुई तो प्रत्येक शेयर होल्डर के ऊपर 50,000 रुपए की लायबिलिटी बन गई। तो अब मिस्टर ए कितना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे? 50,000 रुपए देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके की कंपनी व्यवहार में नहीं होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी व्यवहार में नहीं होती है। लेकिन हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो इस बात की परमिशन देता है कि ऐसी कंपनी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर लायबिलिटी के आधार पर देखा जाए तो कंपनियां 3 तरीके की होती हैं। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो यही होती हैं, बिना किसी स्पष्ट निर्देश के हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ही मान के चलते हैं। गारंटेड लिमिटेड कंपनी नहीं होती है, कहा जाए तो हो जाती है, और अनलिमिटेड कंपनी नहीं होती है, कहा जाए तो हो जाती है। ओके, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज, मतलब ये जो मैंने 9 तरीके की कंपनी आपको 8 तरीके की बताई हैं, ये बेहद आसान तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी कि कंपनीज किस तरीके की होती हैं और कौन कौन सी कंपनी होती है। हम कैसे जानेंगे कि ये कंपनी कौन सी है? व्यवहार में जो हम लोगों को कंपनीज मिलेंगी जिनके लिए हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, वो सब की सब पब्लिक कंपनी मिलेंगी। मतलब कंपनी लॉ में जितनी कंपनीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब की सब पब्लिक कंपनी मिलेंगी। हमको गवर्नमेंट कंपनी, स्टेचुरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये तो मिलेंगी, होल्डिंग सब्सिडियरी तो मिलेंगी। अलग से मेरा चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, जिसको मैं पूरा कवर करने वाला हूँ आगे अपने वीडियोज में, सीरीज में, तो देखेंगे चल के। लेकिन हाँ, हमको यही सब मिलेगा। और फिर सुन लो भाई, अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो नहीं सभी कंपनियों की अकाउंटिंग एक जैसी होती है, उनमें कोई अंतर नहीं है। ओके जी हाँ, बिल्कुल ओके, समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपको कंपनीज कितने तरीके की होती हैं समझ में आया? जी हाँ, समझ में आया। तो भाई लाइक भी कर दिया करो यार वीडियो को। अगर आपको विषय वस्तु आसानी के साथ समझ में आ जाती, मजा आ रहा है अगर आपको पढ़ने में, आपको बहुत ही आसानी के साथ चीजें समझ में आ रही हैं, बेहतर टॉपिक्स के साथ में, बेहतर चीजों के साथ में, बेहतर कंटेंट के साथ में चीजें समझ में आ रही हैं, तो फिर लाइक भी कर दिया करो और इसको शेयर भी करिए, हमारी भी मदद करिए और लोगों की मदद करिए। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आप आगे क्यों नहीं बढ़ाते भाई? इनको आगे भी बढ़ाया करिए, ये दायित्व तो है आपका। और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हाँ, आपको बड़ी मेहनत लग जाती है लाइक करने में, तो भाई बिल्कुल मत करिएगा। फिर मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।